नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। अभी कमेंट में जो लोग मुझे आके चाइना का एजेंट लिखते हैं, कुछ वामपंथी लिखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मसाला लाया हूं आज के वीडियो में और अच्छे से लिख पाएंगे। और इस वीडियो का नाम ले लेकर वो पूरी दुनिया में ये सारी बातें कह पाएंगे, ये उनको सबूत जैसा लगेगा। लेकिन मैं एक निवेदन सबसे करना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में ये मतलब कभी मत निकालिएगा कि चाइना एक बड़ा अच्छा देश है और भारत के लिए बहुत अच्छा है। चीन जैसा है वैसा ही है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए कैसा है ये इस वीडियो में समझाने की कोशिश की गई है। दो तरह के देश होते हैं, एक वो देश होते हैं जो अपने लोगों को मार के विदेशी व्यापारियों और फॉरेन इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करते हैं, और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनके लिए सबसे ऊपर की प्राथमिकता पर अपना देश होता है। चीन की सरकार ने एक ज़बरदस्त आदेश दिया है और उस आदेश को वो आदेश उस दिशा में है जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं। जो लोग मुझे नियमित देखते हैं, नियमित मेरे वीडियो देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं भारत में या दुनिया में कहीं भी शिक्षा में समानता के हक में हूं। मैं शिक्षा का व्यवसायीकरण और उसको धंधेबाजी बनाने के खिलाफ हूं। मेरा मानना यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी और भोजन जैसी चीज़ें जो हैं वो मूलभूत अधिकार हैं लोगों का, सबको मिलनी चाहिए। और इस देश में जो शिक्षा दुकानदारी बन गई है, कभी 1 रुपये में हम लोग पढ़ के जो है वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाते थे, अब लाखों रुपए लोगों को, लाखों रुपए साइकोलॉजी जैसे विषय पढ़ने पर देने पड़ रहे हैं, लाखों रुपए छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ने पर देने पड़ रहे हैं। ये स्थिति है। ये तो कॉलेज में है और स्कूलों में 15-15 हज़ार रुपये देकर बच्चे जो है वो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड पढ़ रहे हैं, और वो 15 हज़ार रुपये जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे तब भी उनको तनख्वाह से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। ये हकीकत है। तो जो शिक्षा की लूट है उसके खिलाफ चीन ने कदम उठाया है, मजबूत कदम उठाया है, और उस कदम पर ही ये एक वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि जिस देश को हम अच्छा नहीं समझते हैं, जिससे हम नफ़रत करते हैं, उसकी इस अच्छाई से, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, नफ़रत करनी चाहिए क्योंकि उसने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी एक अच्छाई से सीखना भी चाहिए। सिर्फ चीन के नाम ज़मीनें कर देने से देश नहीं चलता है। चीन ने अपने देश में शिक्षा की जो धंधेबाजी है उस पर तगड़ा ब्रेक लगा दिया। ये ताज़ा खबर, उसका विश्लेषण करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन ने पूरी दुनिया के जो व्यापार को समझने वाले लोग हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो इकोनॉमी को IMF और वर्ल्ड बैंक के चश्मे से देखने वाले लोग हैं, उनको चौंका दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा ये देश कैसा देश है। ये अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उनके लिए प्रगति का मतलब इंडस्ट्री की प्रगति है और पतन का मतलब इंडस्ट्री का पतन है, इसलिए वो इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। आप किसी भी विद्वान का विश्लेषण देख लीजिए, पश्चिमी का, वो यही कह रहा है। चीन ने अपने देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगा दी है। उसने ये कहा है कि उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि शिक्षा को धंधा नहीं बनने दिया जा सकता। ऐसे काम करने से शिक्षा में विषमता आती है, शिक्षा में खाई बढ़ती है। कुछ लोगों को बेहतर शिक्षा मिलती है, कुछ लोगों को खराब शिक्षा मिलती है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो कोचिंग सेंटर कल्चर है और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कल्चर है, इस कल्चर के कारण बड़ी संख्या में हमारे बच्चों पर, हमारे देश के बच्चों पर बोझ पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे कोटा में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं हमारे देश में। वहाँ पे उन्होंने सब कल्चर को ख़त्म करके कहा कि हमारे देश के बच्चों पे बोझ पड़ रहा है। चीन का फैसला इतना कठोर है, कोई भी IPO, अब कोई भी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी नहीं ला पाएगी। उसने रोक लगा दी है। उसने इस बात पर भी रोक लगा दी है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का FDI नहीं आएगा। अगर आप इसको उस वित्तीय नज़रिए से देखें, IMF और वर्ल्ड बैंक वाले, और विदेशी इन्वेस्टमेंट वाले नज़रिए से देखें, या खुली अर्थव्यवस्था वाले नज़रिए से देखें, जिसके रास्ते पर, खुली अर्थव्यवस्था के रास्ते पर आंख बंद करके जिस पे हमारा देश जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है चीन के लिए, क्योंकि उसका कारोबार काफ़ी हद तक गिर गया है। डॉलर का कारोबार जो उसके यहाँ पे एजुकेशन का हुआ करता था, जिसको उसने 1 मिनट नहीं लगाया सिर्फ अपने नागरिकों और अपने देश के बच्चों और भविष्य का ख्याल रखने में।
चीन की जो नेशनल वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो लिखती है कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो कारोबार है उसने पूरे के पूरे इस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, इसका अपहरण कर लिया है और इस पर कब्जा कर लिया इस कारोबार पे, शिक्षा पे, जिससे इसको छुड़ाना ज़रूरी है। इसने कल्याणकारी राज्य के रूप को शिक्षा के मामले में उसकी प्रकृति को बिगाड़ दिया है, उसका नेचर ही बदल दिया है। हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, हम लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, हमारा देश भी वेलफेयर स्टेट है, संविधान में यही लिखा हुआ है। और चीन कह रहा है कि हमारे वेलफेयर स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा बिगाड़ दिया है इस प्राइवेट एजुकेशन ने, इसलिए इस पर लगाम लगानी ज़रूरी है। इतना ही नहीं है, एजुकेशन के साथ में उसने जो ई गेमिंग होती है, फन गेम, हमारे यहाँ तो पूरे पेज का ऐड छपता है अखबार में, ये देख लीजिए, उस दिन पूरा लूडो जीतो इनाम जीतो टाइप का सारे अखबारों में, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको बताता हूं चीन के फैसले का वहां पर क्या असर पड़ेगा। चीनी कंपनियों के आने वाले 60 आईपीओ, आने वाले से 60 आईपीओ, उनके ऊपर समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि आईपीओ लाने पर रोक लगा दी गई है। गहरा संकट आ गया है। आईपीओ आने का मतलब ये था बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें आता, लेकिन चीन की सरकार ने कहा भैया धंधा मत बनाओ। आऊँगा मैं, आगे बताऊँगा आपको कि भारत में किस तरह इसको धंधा बनाया गया है। चीनी की कंपनियों ने की जो कीमत है, उसकी जो नेटवर्थ है, वो अमेरिका के बाज़ार में तेज़ी से धड़ाम से गिर गई है। और हमारे देश में किसी कंपनी की नेटवर्थ गिरने का मतलब जो शेयर बाज़ार के में जो एक मिथ्या धन होता है, इतने करोड़ का है और दूसरे सबसे करोड़पति और 5वें सबसे अरबपति आदमी बन गए हैं, उस मिथ्या धन को लेकर ही बैठे रहते हैं कि ये मार्केट गिर जाएगा, और वही जो है चीन ने उसकी परवाह नहीं की और अपने एजुकेशन को ख़त्म कर दिया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां फंस गई हैं इस पूरे मामले में चीन की, उसमें है टीटीएल एजुकेशन, गाओतू एक्टुडू, न्यू ओरिएंटल एजुकेशन, और इन सब कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। मतलब आप सोचिए कि चीन में उन्होंने ये परवाह नहीं कि कंपनी जो है हमारी बढ़ेगी चलेगी, लेकिन उसके शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। अब मैं आपके पास में आता हूँ, चीन का जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से क्या परिदृश्य बदलने वाला है आर्थिक क्षेत्र में, और जो हमारा भारत का सोच है, जो सोच हो गया 20 साल में, और जो अमेरिकन पैटर्न है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से ये कितना बड़ा खतरनाक काम किया, आत्मघाती कदम उठाया है। टीटीएल एजुकेशन चीन की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है। 102 शहरों में 990 कोचिंग सेंटर्स के चलते हैं। 45,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यह वैसे ही है जैसे हमारे देश में बहुत सारी, आपने देखा होगा, कोटा में चलती है, एलन इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट है, बंसल इंस्टीट्यूट है, सचदेवा इंस्टीट्यूट है, पीटी कॉलेज है, बहुत सारे चल रहे हैं। उस तरह की बहुत बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की बिल्कुल परवाह नहीं की गई है, और सिर्फ ये ध्यान रखा गया है कि देश में सबको समान शिक्षा मिले, शिक्षा महंगी ना हो, और शिक्षा में लूट का कारोबार ना हो, शिक्षा बिजनेस ना बने। ये वो लिख रहे हैं ऑफिशियली साइट पे, कोई असेसमेंट और एनालिसिस नहीं है। अब आपको बताता हूँ भारत का हाल। भारत में धड़ल्ले से एजुकेशन, हार्डकोर एजुकेशन की तो धंधेबाजी हो ही गई है। अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरे कारोबार भी हैं, उनका धंधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ज़्यादा कंपनियां ना देखें, आप बायजूस को देख लें। बायजूस जो एजुकेशन कंपनी है, जिसका बहुत विज्ञापन आता है, हम सब जानते होंगे। बायजूस में कितने बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ आपको मैं बताऊं। कहने को तो वो इंडियन कंपनी है, लेकिन उसमें हालत ये, मार्क जुकरबर्ग जो है उसका पैसा लगा हुआ है। मार्क एंड चेंज जुकरबर्ग फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव का निवेश बढ़ता जा रहा है लगातार। उसमें BCCL का उसमें निवेश लगा हुआ है, न्यूयॉर्क की जनरल अटलांटिक का लगा हुआ है, सिकोया कैपिटल का लगा हुआ है। इसके अलावा जो है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 1,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो बायजूस है और प्राइवेट एजुकेशन का जो सेटअप है, उसके अंदर किस बड़े स्तर पर पैसा लगाया गया, और इसी पैसे के दम पे उसने बहुत सारे भारत के लीडिंग इंस्टीट्यूट को खरीद लिया, और अब जो है तमाम सारा वो अधिग्रहण कर चुका है। और बायजूस ने कंपनियों को खरीदने पर, जो एजुकेशन कंपनियां, उनको खरीदने पर करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, $2 अरब से करीब जो है 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं सिर्फ
इन कंपनियों को टेक ओवर करने के लिए बायजूस ने। यूएन अकादमी जो है उसको इंडिया में फेसबुक सहित अन्य कंपनी ने 715 करोड़ रुपए दिए हैं, उस पर लगाए हैं। फेसबुक समेत कई कंपनियों ने यूएन अकेडमी पे। ये सारा का सारा सेटअप है जिसमें आपको दो तरह की दुनिया दिखती है। एक दुनिया दिखती है जो वैसी दुनिया है जैसी भारत में इंदिरा गांधी के समय तक हुआ करती थी, राजीव गांधी के समय से फिसलती चली गई और आज नौबत ये आ गई है। बार बार इसको किसी एक पार्टी से मत जोड़िएगा। इस देश की नीतियों का मसला है, जो घटिया नीतियां एक ज़माने में आई और उसके कारण इस देश में गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया, सुविधाएं छिन गई और जीवन जीने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता है। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया है और ज़्यादा धन के चक्कर में हम ज़्यादा काम करते हैं और जो एजुकेशन हमको पहले 1 रुपये में मिल रही थी उस एजुकेशन को हम 15,000 में लेते हैं और हम ये उस 15,000 को कमाने के लिए और ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा गुलाम बनते चले जाते हैं सिस्टम के। तो एक तरफ वो देश है जो कहता है कि दो तरह की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सबके पास में एक जैसा शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो। दूसरी तरफ हम हैं जिसने 25 साल में हालत ये करती है कि जो हायर एजुकेशन है उसको हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सपना हो गया है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बहुत सारे नंबर के साथ साथ बहुत सारे अटैचियाँ भर भर के पैसे चाहिए। आप अगर किसी अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जिसके पास वो पैसे नहीं हैं वो आदमी उसी तरह से डूबता मरता चला जाएगा। धीरे धीरे करके विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिसको IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं और वो सारी चीज़ों पे कब्जा करते जा रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। आप अगर तुलना करेंगे पूंजीवादी देशों की तो अमेरिका में जिस चीज़ को अवेल करने के लिए बहुत सारे रुपए देने पड़ते हैं, उस चीज़ को किसी दूसरे देश में अवेल करने के लिए थोड़े से रुपए देने पड़ते हैं। और अमेरिका में जब बहुत सारी तनख्वाह मिलती है और उसमें वो बहुत सारे रुपए दे देते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है, लेकिन जब उस बहुत सारी तनख्वाह के लिए वो बहुत कुछ खोते हैं। एक तरह की ये स्लेवरी है, एक तरह की गुलामी है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। वो भले ही हम लोन के नाम पे फंसे, महंगी एजुकेशन के नाम पे फंसे, महंगी कारों के नाम पे फंसे, हम लोग जो है वो ये सिस्टम जो है हमको उसमें लपेटता हुआ चला जाता है। चीन का ये कदम जो है ये एक ऐसा कदम है जिसको इंसानियत के नाते इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और भारत में भी कम से कम हमारे देश में अधिकांश गरीब लोग रहते हैं और ज़्यादा आबादी जिन लोगों की है उनके पक्ष में नीतियाँ बननी ज़रूरी है और इस तरह की नीतियाँ भारत में भी आनी चाहिए। और भारत में भी ये दुकानदारी शिक्षा की बंद होनी चाहिए। शिक्षा एक बेहद बड़ा लूट का एक अड्डा है। जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो भी मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। उनको भी लगता है कि अगर उनके पास कम पैसे का कोई विकल्प होता तो वो शायद उसको अपना लेते हैं, लेकिन सारे विकल्प छीन लिया जाए जब आपके पास तो कोई रास्ता नहीं बचता है। ये कड़वी हकीकत है और इस कड़वे सच को स्वीकार करना चाहिए। चीन जब हमारी ज़मीन पर कब्जा करता है और हम कहते हैं कि नहीं वो हमारे देश में नहीं घुसा तो वो देश प्रेम होता है। चीन जब कोई ऐसा काम करता है जो हमारे आम आदमी की परवाह करता है, जो हमको सीखना चाहिए, हम उनसे अच्छे देश हैं और ऐसा हम मानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक भी ज़्यादा हैं, तो हमको ज़रूर ये देखना चाहिए कि वो काम हम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं इस बात को कहता हूँ हम नहीं कर रहा हूँ तो मैं चीन का एजेंट हो जाऊँगा। जो ज़मीन चीन के पास चली जाती है और कहते हैं कि उन्हीं की है, वो लोग देशभक्त होते हैं। वो लोग देशभक्त होते हैं जो कहीं से फ़ौज को वापस ले आते हैं और चीन के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं, फ़ौज को वापस ले आते हैं, वहीं पर टिका रहता है और वो लोग जो है वो देशभक्त होते हैं। तो कुल मिला के जो है वो देशभक्ति की जो भी परिभाषा है आपको मुबारक हो। मैं तो सच बोलने आता हूँ और सच बोल के जाऊँगा। आज फिर आपके सामने सच बोल रहा हूँ। मेरा सच अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, बारकोड के ज़रिए आप जो भी राशि आप देना चाहें वो आप मुझे दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।